morning everyone. Welcome to our science video lesson. Today we discuss the last part and also the third part of your chapter 1, that is question answer of chapter 1, that is crop production and management. Okay, so this chapter belongs to your class 8 science. Okay, so before this video I have uploaded another 2 videos regarding this your exercise or the question answer section of the first chapter, that is your crop production and management. Okay, in the previous 2 videos we are discussing about, in first video I want to discuss all about your objective question, that may be your true false question, or there may be fill in the blanks. Okay, or there will be your multiple choice questions. Okay, and column matching question I also be discussing your first part, and in the next part we are discussing regarding your very short type question and short type question. Today in this video lessons we are going to be learn about your long answer type questions. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि मैं जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है इसको सही तरीके से समझा दूंगा, पर मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखूंगा। आपके पास जो पीडीएफ इसका आंसर जो आंसर शीट का पीडीएफ फॉरवर्ड किया गया है वहीं से ही आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। मैं बस यहाँ पे डिटेली एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आपका जो सेक्शन है आपका जी सेक्शन है, यहाँ पे क्या है आपका लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, तो लॉन्ग इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन फ्लावर, डिस्क्राइब देम। व्हाट आर डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपका जो प्लाउइंग प्रोसेस है, प्लाउइंग किसका एक पार्ट है, सॉइल प्रिपरेशन का एक पार्ट है। ओके, जब हम सॉइल प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तब हम प्लाउइंग जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपने पढ़ा ही होगा, समझा होगा सही तरीके से। ओके, तो जो प्लाउइंग का प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज किए जाते हैं, ओके, उनके बारे में बताना और उनको सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, चलो इसको पहले और इसका आंसर पहले समझते हैं, बाद में आप लोग लिखेंगे। ओके, तो प्लाउइंग का जो प्रोसेस, प्लाउइंग कहाँ यूज होता है? प्लाउइंग होता है आपका एक पोर्शन है, इसका पोर्शन है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के अंदर आता है आपका प्लाउइंग। ओके, सॉइल प्रिपरेशन इसके अंदर में आएगा प्लाउइंग। प्लाउइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? मेनली जो 2 टूल्स यूज होते हैं वो है आपका प्लाउ और दूसरा है hoe। ओके, तो स्टूडेंट हमें इन 2 चीज के बारे में ही बताना होगा। तो 2 चीज कौन कौन से? एक है प्लाउ और दूसरा है आपका hoe। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है? ओके, तो प्लाउ की जगह अगर ये आपका जो ट्रैक्टर में जो यूज होता है उसका जो मॉडलिंग वर्जन में यही दो टूल्स ही यूज होते हैं, एक है प्लाउ और दूसरा है hoe। ओके, तो एक 1 बाय 1 इसको सही तरीके से हम अब समझते हैं। प्लाउ जो है, प्लाउ क्या है? ये बहुत एक एंशिएंट टूल्स है, ये बहुत पुरानी कालों से इसका यूज हो रहा है। ओके, प्लाउ इन ओल्डन डेज वुडन प्लाउ मेड ऑफ अ crooked shaped piece of wood fitted with a triangular iron strip were used. Okay, its lower end is called plowshare, which is attached to the long log called plow shaft, while the plow made of iron are used nowadays.
It is a series of curved blade attached to a tractor and saves both time and labor. Okay. ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लाउ। प्लाउ का एक लगभग ऐसा ही रहता है प्लाउ। ओके, तो प्लाउ में जो है आपका 3 पार्ट्स होता है। एक होता है प्लाउ शेयर, दूसरा प्लाउ शाफ्ट और तीसरा होता है बीम। ओके, तो पहले जो जमाने में ये प्लाउ जो है बहुत पुराने जमाने से इसका यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पे पहले जो था ये एकदम से वुड का बना हुआ होता था। इससे इसका फर्स्ट पोर्शन कहीं कवर आयरन का बना हुआ होता था। ओके, ये जो पोर्शन दिख रहा है आप, इस पोर्शन आयरन का यूज होता था। बाकी जो है ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन क्या होता था, एकदम वुड से बना हुआ होता था, एकदम लकड़ी से बना हुआ होता था। ओके, तो ये जो आपका एल शेप का चीज जिस तरह से देख रहे हो, इसको कहा जाता था प्लाउ शेयर। ओके, ये होता था आपका प्लाउ शेयर। और फिर क्या आ जाता है, इसमें प्लाउ शेयर के साथ अटैच होकर के था फिर से एक वुड का जो बीम करके देख रहे हैं, जो वुड का जो लकड़ी का एक टुकड़ा है जो यहाँ से प्लाउ शेयर से जुड़ा हुआ होता है, इसको कहते थे प्लाउ शाफ्ट। ओके, नाम ये जो नाम वगैरह से थोड़ा से यूज रखना। ये तो प्लाउ का पार्ट है, तो प्लाउ, लेकिन जो एल पोर्शन होगा उसको क्या कहा था, शेयर, प्लाउ शेयर। ओके, तो जो ये वुड का जो पीस बना हुआ उसे क्या कहा था, प्लाउ का ये पोर्शन है, प्लाउ फिर आ गया क्या, शाफ्ट। ओके, ये हो गया प्लाउ शेयर, ये हो गया प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, तो इसमें इसके जो प्लाउ शेयर का अदर एंड है, वन एंड इसके साथ अटैच हो गया, आपका प्लाउ शेयर के साथ अटैच हो गया। इसका जो दूसरा एंड है, सपोज मान लो फर्स्ट एंड ये है आपका, दूसरा एंड है, तो दूसरा जो अंतिम हिस्सा है वो क्या होगा, एक फिर से एक चीज के साथ, एक फिर से एक लकड़ी का टुकड़ा के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है, बीम। ओके, ये बीम का स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे दो, अगर आप ऑक्स यूज करें या कैमल यूज करें तो यहाँ पे वो दोनों एनिमल्स को यहाँ पे फिट किया जाएगा। ओके, ये उसके गर्दन के ऊपर है। ओके, तो फिर जब वो मूव करेंगे, जब वो सपोज जो ऑक्स हो गए, कैमल हो गए, जब मूव करेंगे तो ये क्या होगा, इसी के साथ ये जो प्लाउ शेयर है ये भी मूव करेगा। ओके, तो ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, सॉइल के साथ, सॉइल के अंदर घुसा हुआ होगा। थोड़ी सी सॉइल के अंदर घुसा हुआ होगा, तो ये क्या होगा, सॉइल को डिवाइड कर देगा। सॉइल के अंदर एक जो नाली जैसा एक थोड़ा सा जो डेप्थ जैसा बना देगा। इसी के साथ क्या होगा, आपका जो सॉइल प्रिपरेशन प्रोसेस है वो हो जाएगा। ओके, ये था आपका अनसेंट मॉडल। नाउअडेज क्या हो रहा है, प्लाउ यू कन्वर्ट होके क्या हो रहा है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है आपका ट्रैक्टर में अटैच होकर ये काम कर रहा है। ये क्या होता है, जैसे आयरन का हो गया, एक आयरन का बीम जैसा हो गया, इसके बाद में क्या होगा, बहुत सारे से जैसे जो आयरन के टुकड़े हैं ऐसे अटैच होगा। ओके, जब आपका ट्रैक्टर मूव करेगा तो ये एकदम से एक साथ में बहुत सारी, मान लो कि 8 और 10 प्लाउ जिस तरह से आप एक साथ चलाएंगे उसी तरह से काम आता है। इसी के सहारे आपका लेबर भी कम होता है और एक खेत को जो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जितना टाइम लग होता था उसी टाइम के इसमें एक प्रोसेस में आपका लेबर का भी बचाव होगा और टाइम का भी बचाव होगा। ओके, प्लाउ जो है, प्लाउ मॉडिफाइड और नाउअडेज कल्टीवेटर के हिसाब से यूज हो रहा है। ओके, ये हो गया सॉइल प्रिपरेशन का फर्स्ट इंप्लीमेंट, और इंप्लीमेंट है आपका प्लाउ। ओके, दूसरा इंप्लीमेंट क्या है आपका, हो गया फो। ये आपके घर में भी होगा, आप लोग खुद भी इसका इस्तेमाल किए होंगे। क्या होता है, इस तरह का लकड़ी का बनावट होता है, तो एकदम से मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मान लो कि पहले आयरन से बना हुआ होता है, और इसका जो एक होल्स है, इस होल में क्या होता है, एक सपोज मान लो कि लकड़ी का जो एक हैंडल हो गया या फिर
किसी मेटल से या किसी प्लास्टिक का बना हुआ एक हैंडल लगा हुआ होता है। ओके, ये 3D इमेज अगर होगा तो ये यहाँ पे ऐसा फिट होगा। इसी के सहारे क्या करते हैं हम, कभी कभार सॉइल प्रिपरेशन भी करते हैं और जो रिमूवल ऑफ वीड्स करते हैं, वीड रिमूविंग करते हैं, उस अनवांटेड जो पौधे जाते हैं उसको जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए भी ये यूज होता है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्पोक का कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, एक मेटल प्लेट होता है, ये हो गया आपका मेटल प्लेट, और इसके ऊपरी हिस्सा में क्या होता है, ये एक हैंडल होता है। ओके, ये हैंडल होता है, ये वुड से भी बना हुआ होता है, कभी कभार ये मेटल से भी बना हुआ होता है, और कभी कभार प्लास्टिक से भी, हार्ड प्लास्टिक से भी बना हुआ होता है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका पो का, ये हो गया ब्लॉक। इसको लैंग्वेज देकर आप सही तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर से फॉरवर्ड किया गया है उसी से भी इसका आंसर बना सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, राइट ब्रीफली अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जब जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जमीन में और खेत में, उसका एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो जनरली डियर स्टूडेंट, everything has a advantage and everything that must have some disadvantage। ओके, हर चीज का कहीं ना कहीं किसी अच्छाई होता है, कुछ ना कुछ बुराई होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसका हमें एडवांटेज बताना है और डिसएडवांटेज भी बताना है। ओके, तो पहला देखते हैं ये फर्टिलाइजर क्या है। फर्टिलाइजर किस प्रोसेस, हम जो क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके 6 या 7 स्टेप मैंने आपको पढ़ाया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट हो गया क्या आपका सोइंग ऑफ सीड्स, फिर बाद में क्या आता है आपका इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। जो थर्ड स्टेप होता है वही होता है क्या, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, बार बार खेती करने से आपका जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है। ओके, इसीलिए उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है। यही फर्टिलिटी को दोबारा भरपाई करने के लिए और फिर से उस सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए हम कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। वो एक्सटर्नल सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, बाय एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड एडिंग ऑफ fertilizer। Okay, so what are the two supplement? That is the supplement of that is by using of manure and also using of fertilizer। हम उसमें fertilizer मिलाकर या फिर जो manure है उससे जो soil में manure मिलाकर उसका fertility डेवलप करते हैं। ओके, यही से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे हम manure के बारे में छोड़ देते हैं, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्टिलाइजर डिस्कशन करेंगे। ओके, so फर्टिलाइजर क्या है, पहले तो आप जान लीजिए फर्टिलाइजर क्या है, द केमिकल यूज्ड इन योर टू इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी आर कॉल्ड फर्टिलाइजर। ओके, तो फर्टिलाइजर क्या है, टोटली केमिकल से बना हुआ होता है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के यूजेस के बाद ही फर्टिलाइजर प्रिपेयर होता है। तो जो केमिकल्स हम खेत में सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं वो हो गया आपका क्या, फर्टिलाइजर। ओके, समझ में आ गया। अभी देखते हैं क्या इसका एडवांटेज क्या क्या है। एडीवी यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्कल में, इस आप एडवांटेज मान लेना। अब इसका भी आंसर आपने जो आंसर शीट है वहीं से देख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ। देखो एडवांटेज से क्या क्या एडवांटेज है। पहला तो क्या है, आप जब फर्टिलाइजर ऐड करेंगे आपके जमीन पे तो कुछ दिनों के बाद ये फर्टिलाइजर क्या होगा, आपके सॉइल के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर प्लांट इजीली इसको कैप्चर कर लेगा। ओके, तो ये क्या है आपका, इट प्रोवाइड इमीडिएट न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम
युक्त क्या होगा, वो प्लांट्स को अपना जो जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब प्रोवाइड कर देता है। ओके, फिर अब क्या होगा, आपकी जो जमीन है अगर उसमें आप जब सपोज 1 हेक्टेयर की जमीन में आप एक सपोज मान लो कि 1 क्विंटल के आप सपोज आप जो धान है उसे उगाते थे, तो आफ्टर द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यूज करने के बाद आपका क्रॉप यील्ड शायद वो दुगना भी हो सकता है, 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। इसलिए ये क्या करता है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, आपका जो फसल की उत्पादन है उसे ये बढ़ा देता है। ओके, 2 गुना या 3 गुना भी ये कर सकता है। ओके, थर्ड में क्या आता है, ये जो है फर्टिलाइजर, इसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं या इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। ये क्या होता है, पैकेट में आता है। सपोज मान लो आप जिस तरह से आपके पास चावल का पैकेट आता है, तो राइस का जो पैकेट आता है, इस तरह से ये इस तरह से पैकेट में पैक होता है। ओके, इसको हम इजीली कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कहीं पर भी जो स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है इसका एडवांटेजेस में, फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एज प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस। ओके, सपोज क्या होगा, आपका जो सपोज ये हमेशा जरूरी होता है कि आप जो आपका सॉइल में फर्टिलाइजर मिलाने से पहले आपका सॉइल का टेस्टिंग होना एकदम से जरूरी है। ओके, कहीं से उससे पता चल जाए कि इसमें क्या डेफिशिएंसी है, किसकी खामियां है, कौन सी फर्टिलाइजर उसमें ऐड करने की जरूरत है। अगर आपके सॉइल में फास्फोरस की कमी है, आप नाइट्रोजन मिला दें तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपके स्पेशली जो अगर आपके जो सॉइल में फास्फोरस की मात्रा कम है तो आप फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन की मात्रा कम है, उसमें नाइट्रोजन बेसिस आप फर्टिलाइजर का जो यूज कर सकते हैं। ओके, हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग से फर्टिलाइजर जो प्रस्तुत किए गए हैं, इसी के हिसाब से हम आसानी से जो भी उसकी खामियां है उसको इजीली दूर कर सकते हैं। यही आपका सारे एडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसके यूज करने का साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, हमारे लाइफ में इसके क्या इम्पैक्ट रहता है, तो ये होता है आपका डिसएडवांटेजेस। ओके, मतलब कुछ गलत इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो सब क्या क्या है अभी डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर आपने क्या है अपनी जमीन में फर्टिलाइजर मिलाया, ओके, उसके शाम या अगले दिन ही तेज बारिश हुई तो क्या होगा, जितना भी फर्टिलाइजर आपने अपनी जमीन में जो स्प्रेड किए होंगे वो क्या होगा, जो रेन वाटर की वजह से वॉश्ड आउट हो जाएगा। और अगर बाद में अपनी बगल वाली खेत में चला जाएगा या नहीं तो कहीं पॉन्ड या रिवर वगैरह में भी चला जाएगा। ओके, यही जितना भी आपने फर्टिलाइजर डाला होगा उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके क्रॉप के ऊपर। ओके, तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर में बी वॉश्ड एवर ड्यू टू द रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या है, दे आर यूज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कैन इफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। अगर कंटिन्यूअसली आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं आपकी जमीन में तो क्या होगा, आपका सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसमें, तो इसका सॉइल का जो फर्टिलिटी, इसका मैंने ह्यूमस पोर्शन है, सॉइल का अपर लेयर में क्या होता है, ह्यूमस होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए आप जब लगातार कंटिन्यूअसली ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसको अपनी खेत में इस्तेमाल करोगे तो कुछ मतलब 10-20 साल बाद ये क्या होगा, उसका जो सॉइल फर्टिलिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आप जब 100-200 साल कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपका ज़मीन कहीं पे भी खेती करने का लायक नहीं रहेगा, बाद में ये एकदम से डेजर्ट जैसा बन जाएगा। ओके, एकदम से बंजर हो जाएगा। ये उसका एक डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, द एक्सेसिव यूज कैन रेज द nitrates level in soil and that be dangerous for human to consume। तो जब हम बहुत मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसका जो क्रॉप होता है, जो किसी भी
खेत जो फसल को उगाते हैं उसका जो बीज होता है उसमें भी कुछ मात्रा में टॉक्सिक मटेरियल रह जाते हैं, जो कि अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाएगा और हमारे अंदर कुछ डिजीजेस पैदा कर सकता है। ओके, तो अगला डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम खेत में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे फिर बारिश हो गया तो वो क्या करेगा, सारा पानी उस फर्टिलाइजर को बहा ले जाएगा और कहीं किसी पॉन्ड में छोड़ देगा और कहीं किसी रिवर में मिला देगा। ओके, तब क्या होगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, अगर स्नैक्स हो गए, फिश हो गए, कुछ फ्रॉग्स हो गए और जितने भी कुछ एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह होंगे उन सबको ये मार देगा, उनके लाइफ के लिए डेंजर बन सकता है। ओके, फिर अगर अलग से डिसएडवांटेज क्या बन सकता है कि अगर आप जब अपनी खेत में जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आपके जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे हेल्पफुल बैक्टीरिया है और जो अर्थवर्म वगैरह है, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर के इम्पैक्ट से मर भी सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, तो आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्लेन अबाउट द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, जो आपका इरिगेशन होता है इसका क्या करेंगे हम, जो मॉडर्न मेथड्स है और ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो पुराने जमाने में किस तरीके से लोग इरिगेशन करते थे, अभी जो मॉडर्न जमाना है उसमें लोग जो फार्मर्स वगैरह हैं वो किस तरह से इरिगेशन करते हैं उसके बारे में हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन है आपसे यही पूछा। पहले आप क्लियर कर लीजिए कि इरिगेशन क्या है, पढ़ाया था रिमाइंड कीजिए थोड़ा। इरिगेशन क्या है, हमारे जो क्रॉप होते हैं, क्रॉप उगाते हैं, हमारे जो इंडिया में जितने भी क्रॉप उगते हैं वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, जब मानसून आएगा तभी हमारे क्रॉप लैंड में पानी आएगा, तभी फसलें ठीक सही तरीके से उगेंगे, यही होता है नॉर्मल कंसेप्ट। बट ये जो मानसून का आना हर साल सही तरीके से नहीं होता है, कुछ साल मानसून आने में देर लग सकती है। ओके, कभी कभार बारिश कम हो सकती है, कभी कभार बारिश ज़्यादा हो सकती है, इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, एकदम से अनसर्टेन। ओके, तो अगर कहीं ज़्यादातर हमारा जो सपोज मान लो जो वेस्टर्न उड़ीसा है, यहाँ पे ना आपका बाढ़ आ सकती है ना ही भूकंप आ सकती है। ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉट का सामना करना, यहाँ पे जो ड्रॉट होता है, ड्रॉट ज़्यादातर यहाँ के फार्मर्स जो फेस करते हैं। ड्रॉट किस लिए होता है कि इनसफिशिएंट ऑफ वाटर और द, जब क्या होता है पानी की मात्रा सटीज हो जाती है और सही वक्त पे पानी नहीं आता है तो फसल सही तरीके से नहीं उग पाती, इसीलिए ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। ओके, तो जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन को क्या होता है, पानी को ज़मीन को वाटर सप्लाई देना को नॉर्मली क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ओके, तो हम जो ये इरिगेशन पढ़ेंगे ये नेचुरल इरिगेशन है, ये आर्टिफिशियल इरिगेशन है। ओके, हम अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को किस तरह से कुछ पानी प्रोवाइड करेंगे, यही होता है आपका इरिगेशन प्रोसेस। ओके, इरिगेशन प्रोसेस में हम दो तरह की बात करेंगे, क्या है आपका, पहला तो शुरू करते हैं आपका, तो बोलिए आपका क्या, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और ये आपका हो गया मॉडर्न। दोनों मेथड के बारे में हम बता रहे हैं। आपकी कॉपी में आप ऐसा तो डिवाइड करके मत लिखिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए। पहले सपोज मान लें ट्रेडिशनल के बारे में लिखिए, बाद में आपने मॉडर्न के बारे में लिखना। ओके, तो आपको मैंने पढ़ाया कि ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। मेनली हो गया आपका क्या, मोट, ढेकली एंड राहत। मोट हो गया, फिर हो गया आपका क्या, ढेकली, सपोज आपका फिर हो गया चैन सिस्टम, फिर आपका क्या हो गया राहत। ये सब बातें हैं आपका ट्रेडिशनल मेथड में। ओके, और आपके जो मॉडर्न मेथड में क्या कुछ आते हैं, आपका हो गया स्प्रिंकलर, फिर आ गया आपका ड्रिप। तो दोनों मेथड यूज होते थे आपका मॉडर्न। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड जो था उसमें क्या था
In this method, water is drawn from well, pond, lake by human or cattle. Some common traditional method are more taken and okay. तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा वहाँ पे जाना क्या होगा, फिजिकल वर्क करना पड़ता है। आपके जमीन के आसपास कहीं अगर वेल है, कहीं पॉन्ड है या कहीं लेक है, तो उसी का पानी ड्रॉ करके आपके जमीन पे सींचा जा सकता था। ओके, तो इसी प्रोसेस में पहले क्या होता है, जो ह्यूमन लेबर होता है वही ज़्यादा यूज होता है, और कभी कभार हम कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट जस्ट लाइक वेरियस कैटल्स का यूज करते थे वाटर सप्लाई के लिए। अपना हाथ हो गया क्या है, एक लेबर सिस्टम, मतलब इसमें हम कैटल्स को यूज करते हैं और वाटर सप्लाई देते हैं। जितना होगा मोटर हो गया, डेक्ची हो गया और चेन सिस्टम हो गया, कि ज़्यादातर खुद ह्यूमन यहाँ पे वर्क करता था और वहाँ से पानी निकालकर अपनी जमीन पे पानी का जो वाटर सप्लाई देता था और अपनी खेत को इरिगेट करता था। ओके, तो फिर आपका क्या आ गया, मॉडर्न सिस्टम में क्या होगा, मॉडर्न सिस्टम में थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप के बाद क्या हो गया, मॉडर्न मेथड्स यूज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, जो मॉडर्न मेथड टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सपोज आगे होगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इसी के आने के बाद आपका मॉडर्न जो है इरिगेशन सिस्टम एकदम स्मूथ हो। तो इसके सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेंगे, हमारे जो पॉन्ड हो गया या वेल हो गया उसी के पास, और जो ये इलेक्ट्रिक मोटर हो गया आपका क्या हो सकता है, अगर ये सपोज मान लो डीजल से चल सकता है या पेट्रोल से, एक बार केरोसिन भी चलता है, और सोलर एनर्जी है फिर हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसी के सहारे इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। ओके, फिर क्या होता है, इसमें जो पाइप चला जाएगा वेल के अंदर, वो पाइप क्या होगा, मोटर चलने से पाइप ऑटोमेटिकली आपका जो वाटर को पिकअप करेगा, ऊपर उठाएगा। फिर आपका जो स्प्रिंकलर सिस्टम होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, अगर सपोज मान लो कि आपका यहाँ पे खेती है, ओके, अगर ऐसे लाइन वाइज खेती की आपको फसलें उगाई, ओके, तो आप क्या करेंगे, एक तरह से यहाँ पे बीच में एक पाइप को ले जाए। ओके, पाइप में बीच में ऐसा है कि पाइप ऑपरेटर ऊपर उठा हुआ होगा, उसके टॉप में क्या होगा, एक रोटेटिंग नजर लगा हुआ होगा। ये क्या है, रोटेटिंग नजर, रोटेटिंग नजर लगा। ये क्या करेगा, हमेशा बार बार ऐसे रोटेट करेगा, और क्या होगा, जब पाइप इस पानी इस तरह से आएगा, जब रोटेटिंग नोजल की वजह से एकदम से बारिश जैसा सारे जो चारों तरफ स्प्रेड होगा, स्प्रिंकल होकर जो गिरेगा। इसी के साथ क्या होगा, ये जो पौधे वगैरह है ये आसानी से वाटर उनको मिलेगा, और इसी के साथ आपका जो सोयल है उसको भी कोई हार्म नहीं होगा। ओके, तो इसके टॉप में हमेशा क्या लगा रहता है, रोटेटिंग नजर। ओके, रोटेटिंग नजर हमेशा रोटेट करने की वजह से एकदम सा बारिश होने के जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, स्प्रिंकल छोटे छोटे बूंद में चारों तरफ पानी स्प्रेड होता है। ये हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, फिर आपका क्या आ रहा है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, और इस तरह से आपको पाइपलाइन बिछाना पड़ता है। फिर आपका क्या हो गया, इसमें क्या होता है, और बहुत सारे पाइप आना होता है। ओके, हर पौधे के लिए एक एक पाइप आता है। ओके, और ये पाइप क्या होता है, इसके जस्ट रूट के ऊपर से ही छोटे छोटे ड्रॉप 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 होके पानी गिरता है। ओके, सपोज आगे इस पाइप की वजह से आ गया पानी, यहाँ पे ड्रॉप 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 होके इसके रूट के पास ही गिरेगा। ओके, ये होता है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो होता है बहुत जो होता है, अब कम वाटर लेस, जो बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी ड्रिप सिस्टम यूज करके इजीली आपके खेत को इरिगेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका explain about the modern methods of irrigation and the traditional method of irrigation। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, जो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन दैट हाउ आर क्रॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। ओके, तो आपको फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ आर क्रॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, क्या कहा है कि हम क्रॉप को किस तरीके से, हाउ वी प्रोटेक्ट द क्रॉप, प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट मतलब उसको उनसे किससे प्रोटेक्ट करना है हमें,
पेस्ट से प्रोटेक्ट करना है और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना है। ओके, आपका हर क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐड करके दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, हाउ कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिजीज। यहाँ पे दोनों को मिक्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो सेक्शन कर देते हैं, पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट और दूसरा सेक्शन होता क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। ओके, तो हमें क्या करना है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप सही फसल को सही तरीके से उगा लिए, फिर आपका जब एंड वक्त में बहुत सारे पेस्ट आ गए, उसमें कुछ डिजीज आ गए, तो आपका क्रॉप एंड घट सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप बहुत जरूरी होता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। ओके, प्लांट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लाइक पेस्ट यूजिंग damages causing damages and making the crop unfit for consumption and by using pesticide. Okay, pesticide are the chemicals sprayed on crops to destroy pests like rodents, birds and insects as they can damage the crop. Birds can be scared away through your scarecrows. Okay, तो क्या होगा, पेस्ट क्या होगा, अगर ये क्या छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, अगर कुछ बर्ड्स हो जा सकते हैं, जो कि क्या होगा, आपका जब क्रॉप एकदम से पकने लगता है और जो मैच्योर होने लगता है, उसी टाइम में ये क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं, उसको खाते हैं। और कुछ ऐसे स्मॉल इंसेक्ट है जो कि क्रॉप को जो स्टेम पार्ट है उसको खा जाते हैं, कुछ क्रॉप के लीव्स को खा जाते हैं। इसी तरह से ये प्लांट को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। ओके, तो कुछ पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल स्प्रेड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। अगर हम पेस्टिसाइड प्लांट के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो कुछ पेस्ट कंट्रोल हो सकता है। सपोज आप लोग जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब नहीं मर जाएंगे या नहीं आएंगे, जो रोडेंट्स वगैरह है, रेट वगैरह, रैबिट वगैरह है, वो पेस्टिसाइड के जो स्मेल्स होगा, स्मेल की वजह से क्या होगा, वो उसके पास नहीं आएगा। ओके, पर जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार आपके खेत में जैसा एक छोटा सा जो वुड का टुकड़ा बना हुआ होता है, उसके ऊपर क्या होता है, इसी तरह का मान लो एक आदमी जैसा पुतला बना हुआ होता है। ओके, आपके खेत में यहाँ पे कभी कभार मट्टी रखे हुए होते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए देते हैं। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है आपका, ओके, इसको कहते हैं आपका स्केयरक्रॉ। स्केयरक्रॉ इसको कहते हैं। इसका आपका जमीन में अगर इस तरह का कोई चीज बना देंगे तो जो बर्ड्स लोग समझेंगे अगर यार नहीं या कोई इंसान है यहाँ पे जाने से हमको हार्म हो सकता है, और ये सोचकर वो जमीन पे आपके खेत में कभी कभार नहीं आता। ओके, तो स्केयरक्रॉ इंस्टॉल करके भी आप बर्ड्स लोगों से अपना जो है क्रॉप को बचा सकते हैं। ओके, मैंने पूरी यूज होता है क्या, यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड और अदर केमिकल्स एंड इंस्टॉलिंग स्केयरक्रॉ। ओके, तो इसी के इस्तेमाल से आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप हो सकता है फ्रॉम द पेस्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। ओके, तो जैसे हम लोगों को बहुत सारे डिजीज होता है, वैसे ही प्लांट्स या क्रॉप्स को भी टाइम पर टाइम बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। ये डिजीज क्या होता है, अगर हम कोई इन्फेक्टेड सीड यूज करेंगे, ओके, कोई पहले से बीमार होगा, उसमें कोई जो डेफिशिएंसी होगा, उसी तरह का जब सीड इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो प्लांट उगेगा, उससे जो क्रॉप उगेगा, वही भी डिजीज का जो शिकार हो सकता है। ओके, कभी कभार क्या होता है, कुछ एयरबॉर्न डिजीज होता है, एनवायरनमेंट में कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उसी वही क्या होता है, वो प्लांट के आसपास आ जाने से वही कुछ डिजीज क्रिएट करते, कभी कभार कुछ फंगस जो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो मेनली हमारा जो क्रॉप है मैक्सिमम में क्या होता है, plants suffering from diseases like seed-borne, soil-borne, and or airborne that can be caused by bacteria or fungus. Okay, कभी बैक्टीरिया, कभी वायरस, कभी फंगस, इनके इम्पैक्ट की वजह से प्लांट बहुत सारे डिजीज से सफर करते हैं। ओके,
तो उसको कैसे क्योर करें? बाय यूजिंग ऑफ वेरियस फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज करेंगे और फंगस के कंट्रोल के लिए हम फंगिसाइड इस्तेमाल करके जो डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अगर जो सीड बॉर्न डिजीजेस है उसको क्या करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन करके, हाइब्रिड ग्रोथ यूज करके, ओके, ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्ट सीड वैरायटी मेथड कैन बी आल्सो बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज। ओके, तो क्या करेंगे हम अपनी जो एग्रीकल्चर ऑफिस वगैरह है वहाँ पे कुछ न्यू वैराइटीज के सीड्स वगैरह आते हैं क्योंकि पहले से डिसइंफेक्टेड होते हैं, उसी सीड में आसानी से जो आपका जो पेस्ट वगैरह होते हैं नहीं एक्टिंग करते तो फंगस सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। ओके, तो हमें क्या करना होगा, अब सपोज मान लो कि एंटीबायोटिक, फंगिसाइड और न्यू वैरायटी ऑफ सीड का यूज करके हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम डिजीज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका टुडेज का लेसन। इसमें हमने क्या पूरे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सही तरीके से समझा है। ओके, मैं आई होप कि आप सभी के पास ये जो PDF फॉर्मेट में आपको जो भेजा है वो शायद सारा जो आंसर की है उसको देख के आप आंसर लिख लीजिएगा और सही तरीके से सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।